पार्लियामेंट में यूएई के साबिक सदर और खलीफा बिन जायद अल नहयान को पेश किया गया खराज अक़ीदत। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को भी पेश किया गया खराज। जीएसटी में इजाफे से आवाम को झटका। गिरानी का बढ़ता बार आटा, दाल, चावल, गेहूं और गुड़ पर 5% जीएसटी। ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर 18% लगेगा जीएसटी। मध्य प्रदेश के धार में सड़क हादसा, 13 अफराद हलाक। महाराष्ट्र हुकूमत का 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने किया इजहार अफसोस। और पहले आपको दे दें बड़ी खबर यही है कि ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करना परेशान कुन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है और मामले की अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। सीतापुर और दिल्ली में जमानत मिली, फिर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज करना परेशान कुन है और यूपी में दर्ज 5 एफआईआर में जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं तो जुबैर को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से मामले की अगली समाअत 20 जुलाई को होगी। वहीं सीतापुर और दिल्ली में जमानत मिली है, फिर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और मजीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुशील से तफसीलात लेते हैं। सुशील, जिस तरह से जुबैर को आज बड़ी राहत मिली है और बड़ी बात यह है कि यूपी में जो 5 एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कोई कार्रवाई न की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने खास कहा है, और क्या कुछ और टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? एक बड़ी राहत मोहम्मद जुबैर को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मिली है। हालांकि उनकी जो वकील हैं बृंदा गुप्ता, उनकी तरफ से कोर्ट में आज दी गई दो को ऑलरेडी प्रोटेक्शन मिल रखा है। उसी मामले में मल्टीपल एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 5 जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें लखीमपुर, हाथरस और गाजियाबाद का जिक्र किया गया है। साफ तौर से ये कहा गया है चूंकि इस पूरे मामले में जब 2 अदालतों से उन्हें जमानत मिल गई है, ऐसे में सभी जो एफआईआर हैं उनको क्लब करे सुप्रीम कोर्ट और साथ ही साथ उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन मुहैया कराए। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई और ये कहा गया कि जो भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वो अलग अलग मामलों में दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और ये कहा कि जब 2018 का ही ट्वीट है और उस ट्वीट को लेकर एक अलग अलग एफआईआर करना कहाँ तक उचित है। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में यूपी पुलिस को ये आदेश दिया है कि जब तक इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर लेता है तब तक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की जाए। यानी कि अब फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के बाद बांध दिए हैं। अब फिलहाल कोई भी कानूनी कार्रवाई मोहम्मद जुबैर को लेकर नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई नहीं करेगा। 20 जुलाई को दोबारा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 20 जुलाई को अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में जो 5 एफआईआर दर्ज किए गए हैं अलग अलग मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उस पूरे मामले में उनको अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। लेकिन फिलहाल एक आदेश जरूर पारित कर दिया है जिसको एक फौरी राहत के तौर पर मोहम्मद जुबैर को लेकर देखा जा सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में यूपी पुलिस के द्वारा कोई भी फर्दर कार्रवाई इस मामले में नहीं की जाएगी। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज फिलहाल इस पूरे मामले में हाथरस पुलिस रिमांड ले सकती थी मोहम्मद जुबैर की, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद वो ऐसा नहीं करेंगे तो अब 20 जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 20 जुलाई तक एक बड़ी राहत मोहम्मद जुबैर को जरूर मिल गई है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि 5 एफआईआर दर्ज हुई उसके खिलाफ कार्रवाई न करें, सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर कहा है, और कोई नया एफआईआर भी नहीं होगा। अक्सर देखा गया यूपी में कि एक में जमानत मिलती है फिर दूसरा एफआईआर होता है, दूसरी जो है चीजें हो जाती हैं, तो क्या इस पर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी बिल्कुल, देखिए जो एफआईआर फिलहाल एक के बाद एक दर्ज किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि ये चौंकाने वाला है।
बहरहाल मामला कानूनी रूप से कहीं ना कहीं अगर किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने का है तो ये फिलहाल प्रदेश की पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ कैसे एफआईआर करती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अचंभा जरूर जाहिर किया है और ये कहा है कि आखिर एक मामले में इतने मल्टीपल एफआईआर कैसे हो सकते हैं। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई और ये कहा गया कि मोहम्मद जुबैर के खिलाफ न केवल विवादित ट्वीट का मामला है बल्कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई मामले ऐसे हैं जिसमें ये देखा गया है कि बाहर देशों से मोहम्मद जुबैर को फंड लाख रुपए का रिसेंटली फंड मिला है जो फिलहाल पाकिस्तान या सीरिया जैसी कंट्री से आया है जिसकी जांच की जा रही है। इन तमाम पहलुओं पर बहरहाल कोर्ट ने किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि तमाम तथ्यों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब 20 जुलाई को जब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी तो देखना बेहद अहम होगा। बिल्कुल, और तस्वीर साफ हो जाएगी 20 जुलाई को कि क्या कुछ पूरे मामले की सच्चाई है और कानूनी तौर पर जुबैर को और क्या कुछ राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला शिंदे दिल्ली रवाना होंगे। महाराष्ट्र काबीना की तौसी और कलमदान की तकसीम से मुताल्लिक बातचीत होगी। शिंदे आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 20 जुलाई को रियासत की काबीना में तौसी की जा सकती है और वहीं फडणवीस नागपुर जा रहे हैं। फडणवीस नागपुर से दिल्ली जा सकते हैं। तो महाराष्ट्र में नई काबीना में कलमदान की तकसीम और उसकी तौसी के मुताल्लिक महाराष्ट्र के वज़ीर आला शिंदे दिल्ली रवाना होंगे और रात रवाना होंगे। वहीं 20 जुलाई को रियासत की काबीना में तौसी की जा सकती है और फडणवीस भी नागपुर जा रहे हैं और नागपुर से होते हुए वो दिल्ली जा सकते हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमित राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से कैबिनेट एक्सपेंड करना है और कलमदान तकसीम करना है, दिल्ली से ये सारी चीजें हो रही हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की तो बात साबित होती है कि सारी चीजें दिल्ली से हो रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो है एकनाथ शिंदे सीएम बनने के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस से दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी और ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि देर शाम जो है आज वो फिर निकलेंगे और देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से जो है दिल्ली जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पे जो चर्चा हो सकती है, पोर्टफोलियो वितरण को लेकर चर्चा हो सकती है। पहले खबर आ रही है कि 20 तारीख को होगा, लेकिन जिस तरह से 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस है, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं शायद ये 22 तारीख को जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है हो सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की है तारीखों की, लेकिन 20 या 22 जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं। इसी को लेकर जो है आज दिल्ली जा रहे एकनाथ शिंदे और अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। चूंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में लगभग 6 से 7 मंत्री जो है बीजेपी के और 6 से 7 मंत्री जो है शिंदे गुट के जो है वो बनेंगे। छोटा मंत्रिमंडल होगा क्योंकि और उसके बाद जो है कुछ समय बाद जो है अब जब अभी सत्र भी शुरू होने वाला है, मानसून सत्र 18 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन आज जो है राष्ट्रपति चुनाव था, इसके लिए सत्र को टाल दिया गया। अब सत्र जो है शायद अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। तो सत्र के पहले यानी अधिवेशन के पहले लगभग 12 से 13 पोर्टफोलियो जो है 12-13 मंत्रियों को दे दिया जाएगा ताकि सदन में जो है जवाब देने लायक जो है शिंदे सरकार हो सके। क्योंकि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने कई फैसलों को जो है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है उनके फैसलों को टाल दिया था, उसके बाद शिवसेना की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही थी कि इनके पास मंत्री है ही नहीं, तो ये फैसलों कैसे टाल रहे, क्योंकि कोई भी कैबिनेट करने के लिए कम से कम 12 मंत्री जो है कैबिनेट में होने चाहिए, ऐसा शिवसेना का दावा है। तो कहीं न कहीं नियमों को ताक पे रखते फैसले किए जा रहे हैं, ऐसा शिवसेना का आरोप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो बंटवारे में सबको खुश भी रखना है, कोई नाराज, बड़ा मसला यही है। इसी चीज को जो है तय करने के लिए जो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। कितने मंत्री होंगे और कौन कौन सा पोर्टफोलियो होगा, सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय और वित्त विभाग जो है वो बीजेपी के खाते में ऐसे बड़े विभाग जाएगा, लेकिन जो नागरिक विभाग है, जो पहले एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री थे, तो नगर विकास संबंधी जल आपूर्ति मंत्रालय, ये कुछ मंत्रालय जो है वो शिंदे गुट के खेमे में जा सकते हैं। इसी सारी बातों की चर्चा करने के लिए दिल्ली जो है जाया जा रहा है। जी अमित, क्योंकि जैसा कि आपने इशारा किया कि सबको खुश रखना है, और एक दूसरी बात, आगे असेंबली शुरू होने वाली है तो उसमें 12 जो है कैबिनेट के लोग चाहिए जो जवाब दे सके, जो मेन जो है शोबे हैं। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि सबको खुश रखना है, तो जो धड़ा उद्धव ठाकरे से अलग होकर शिंदे के साथ गया है, कौन से नाम गश्त कर रहे हैं कैबिनेट के लिए? क्योंकि अब तकरीबन लोग दावेदार हो जाएंगे, सबने बगावत की है 40 लोगों ने। देखिए, निश्चित तौर पे जो उनके चीफ व्यूप है भरत गोगावले, अब्दुल सत्तार और जो गृह राज्य मंत्री थे पहले शंभूराज देसाई वो हो गए, फिर उदय सामंत,
ये ऐसे नाम है जो मंत्री पद के लिए एकदम दावेदार, और ये पहली सरकार में जो है मंत्री रह चुके हैं। 3 नामों का जो है नाम सामने आ रहा है, और इसमें जो है जो 2-3 नाम ऐसे जो गृह राज्य मंत्री शंभू देसाई, खबर आ रही है शायद उनको पदोन्नति करके कैबिनेट मंत्रालय जो है दिया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रहार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिनकी खुद की पार्टी के 2 विधायक बच्चू कडू, वो पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे, बताया जा रहा है शायद उन्हें प्रमोट करके भी कैबिनेट मंत्री की दर्जा दिया जा सकता है। उदय सामंत जो है, भरत गोगावले हैं, उसके अलावा जो कई सारे लोगों के नामों की चर्चा जो है इस समय चल रही है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि अमित बता रहे हैं कि नागपुर से होते हुए दिल्ली जाएंगे फडणवीस, और फिलहाल आज रात जो है एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे ताकि महाराष्ट्र काबीना की तौसीह और कलमदान की जो तकसीम है उससे मुताल्लिक बातचीत हो, फाइनल किया जाए। सदारती इंतखाबात पर सबकी निगाहें टिकी हैं, वोटिंग का अमल जारी है। इस बीच क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। उड़ीसा और गुजरात में क्रॉस वोटिंग हुई है। उड़ीसा में कांग्रेस के रुकने असेंबली मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। कांग्रेस लीडर मोहम्मद मुकीम ने बताया कि द्रौपदी मुर्मू का ताल्लुक उड़ीसा से है, इस नाते उनकी हिमायत में वोट दिया है। उधर गुजरात में एनसीपी के रुकने असेंबली गांधल जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। ख्याल है कि गुजरात में एनसीपी का एक ही रुकने असेंबली है। एनसीपी यूं तो यशवंत सिन्हा की हिमायत कर रही है, लेकिन गुजरात में उसके रुकने असेंबली ने एनडीए उम्मीदवार के हक में वोट दिया है। सदारती इंतखाबात के तहत शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। अरकान पार्लिमान और असेंबली अपने अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफबरदारी होगी। मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रॉस वोटिंग हुई है। एनडीए के उम्मीदवार को कांग्रेस और एनसीपी के लीडर्स ने क्रॉस वोटिंग करते हुए वोट दिया है। बात करें उड़ीसा के रुकने असेंबली मोहम्मद मुकीम ने वोट दिया है, और वहीं एनसीपी के रुकने असेंबली गुजरात में गांधल जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। और वहीं यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस रुकने असेंबली सीता अक्का ने भी वोट दिया है मुर्मू को। तो क्रॉस वोटिंग हो रही है। अपोजिशन के लीडर, अपोजिशन के अरकान असेंबली इस वक्त क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। वोटिंग का अमल जारी है। 5 बजे तक शाम सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग होगी। तो अरकान पार्लिमान और अरकान असेंबली अपने अपने हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी, और वहीं 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफबरदारी होगी, और मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। इसके अलावा सदारती इंतखाबात के तहत वोटिंग का अमल जारी है। पार्लियामेंट के साथ साथ रियासती असेंबलियों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत, कर्नाटक के वज़ीर आला बोम्मई, महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक, तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह भी अपने हक का इस्तेमाल कर चुके हैं। सभी जो भी वोटर्स हैं, विधायक, एमपीज वगैरह, वो सब वोट डाल रहे हैं। मैंने भी अभी जाके अपना वोट डाला, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश को सही और अगले अच्छे राष्ट्रपति मिलेंगे। आज आनंद पूर्वक पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में हमारे विधायक साथी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे हैं, और आनंद इस बात का है कि पहली बार एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी, राष्ट्रपति बनेगी। उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है
और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। और मैं तो यही अपील करूंगा कि दलगत सीमाओं से भी ऊपर उठ के हम अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट करें और बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने में अपना भी योगदान दें। Not only NDA and NDA friendly parties, even in opposition ranks, she has got a lot of support and sympathy because she is a lady of a stature, good administrator, as well as she is a lady with commitment, and a tribal ST lady has got a lot of significance. And this speaks volume about our the beautiful nature of our democracy, where even the last rung community will also be represented to the highest post. Congress is suffering from the fear of defeat, and they see all kind of low level politics everywhere. As a matter of principle, the JDS Supremo H.D. Devegowda ji, he announced the moment the Draupadi Murmu name was announced. So there is nothing in this. And Shiv Sena is also supporting. Their partners are also supporting. सदारती इंतखाबात में भले ही अपोजिशन कमजोर नजर आ रही है, ताहम अपोजिशन के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामान अपने उम्मीदवार की हौसला अफजाई के लिए वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपना वोट कास्ट किया है। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने वोटरों से अपने जमीर की आवाज सुनने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा जमहूरियत को बचाने के लिए अपने हक का इस्तेमाल करें। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई सरकर्दा लीडर मौजूद रहे। नायब सदर जमहूरिया का चुनाव 6 अगस्त को होगा। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज राज्यसभा के 233 मुंतखब अरकान, राज्यसभा के ही 12 नामजद अरकान और लोकसभा के 543 मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल इस चुनाव के लिए रिटर्निंग अफसर होंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के ओहदे की मुद्दत 10 अगस्त को खत्म हो रही है। The founding fathers of our constitution, our great democratic values, strength of our civilization, and I am grateful to the Honorable Prime Minister and the leadership that an humble man like me from Kisan family who would never have got education but for scholarship
has been given this historic opportunity. I take it as a major milestone reflection of the events in which we are at the moment. I am grateful. आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामान साबिक क्रिकेटर हरभजन सिंह ने आज पहली बार पार्लियामेंट में कदम रखा। हरभजन सिंह ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज आपका पहला दिन था क्रिकेट के पिच से, अब राजनीति के पिच में संसद भवन में आए हैं, कैसा रहा सर? देखिए, मेरा पहला एक्सपीरियंस था और आज मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मुझे इस मंच पे सबके साथ बैठने का मौका मिला। मैंने शपथ ली और आज पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। पहला दिन था, हालांकि दिन लंबा नहीं चला, पर ऑफकोर्स अच्छा लगा यहाँ पे आके सबको मिलकर। हाँ सर, अगर हम बात करें, अगर मैं पंजाब को लेकर के, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, लगातार बात होती है कि बॉर्डर स्टेट है, कई चीज़ों को संवेदनशील स्टेट है, वहाँ के मुद्दों को उठाना सर एक बड़ी बात होती है, संवेदनशील बातें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कोई भी स्टेट जो बॉर्डर एरिया होता है, अगर वो सीमा लगती है बॉर्डर पे, तो उसमें कई मुद्दे ऐसे होते हैं। जैसे पंजाब में हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि ड्रग को लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं कि ड्रग बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में लोग वहाँ लेते हैं। ये पंजाबी जितने युवा हैं, बहुत सारे उनकी जवानियाँ ख़राब हो गई हैं। तो वही सब मुद्दे उठाएंगे कि कैसे उस जो ड्रग पाकिस्तान से अगर आता है तो उसको कैसे वो रोका जाए, ताकि हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल पंजाब बन सके, और जो हमारा जवान है, जो पंजाबी बंदा है, वो बाहर ना जा कर के उसके लिए अगर यहीं जॉब उपलब्ध करवाई जाए पंजाब में ही, तो वो क्यों बाहर जाएगा। ठीक है, बहुत दिनों तो साफ तौर पर कहना कि पंजाब से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स ने श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन उम्मीदवारों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने इनके एहतजाज के सिलसिले को नाकाम बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इन एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिस्ट को बर्खास्त कर देने का मुतालबा किया। पिछले कुछ दिनों से ये लोग प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सारिफीन की जेब पर आज से बार मजीद बढ़ गया है। बाज डब्बा बंद और पैकेट वाली मार्क का शुदा अशिया, पेंसिल, कैंची, स्टील्स, ड्राइंग करने के स्याही, चेकबुक, एलईडी लैंप्स, सोलर वाटर हीटर समेत दीगर अशिया पर आज से आवाम को 5 से 18% जीएसटी अदा करने होंगे। इसके साथ साथ खिदमात के शोबे में भी सारिफीन को ज्यादा जीएसटी अदा करने होंगे। अस्पताल में 5000 से ज्यादा के किराए वाले कमरों पर 5%, जबकि होटल के 1000 रुपए किराए वाले कमरे पर अब 12% जीएसटी लगेगा। इसके साथ साथ ब्लेड, पेपर, कैंची, शार्पनर और चम्मच पर 18% जीएसटी अदा करना होगा। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। .16 channels, 15 languages.